अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है डीएनए। डीएनए एक इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिसमें से बार बार एमसीक्यूज तमाम तरह के एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर के एग्जाम्स हों, यूनिवर्सिटीज के एमफिल पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम्स हों, या फिर बीएस लेवल पर कोई भी एग्जाम हो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पर, तो उसमें डीएनए से क्वेश्चन लाजमी आता है। फिर जेनेटिक्स के पोर्शन में भी आपने ये टॉपिक लाजमी तौर पर कवर करना होता है। और डीएनए के टॉपिक की एक खास बात यह भी है कि इस टॉपिक की बेस पर आपके बहुत सारे टॉपिक्स की स्टडी का मटेरियल शुरू होता है, लाइक सेंट्रल डोगमा, डीएनए रेप्लिकेशन। ये दोनों टॉपिक्स अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले डीएनए का पता होना जरूरी है। फिर चूंकि डीएनए एक इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल है, तो जेनेटिक्स को भी अंडरस्टैंड करने के लिए डीएनए के टॉपिक को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डीएनए क्या है। फिर उसके बाद हम डीएनए की हिस्ट्री देखेंगे कि डिस्कवर कैसे हुआ, डीएनए का जेनेटिक्स में रोल कैसे आइडेंटिफाई हुआ, और उस पर मॉडर्न डे तक रिसर्च क्या क्या हो चुकी है। उसके बाद हम देखेंगे कि डीएनए का बेसिकली केमिकल लेवल पर या बायोकेमिकल लेवल पर स्ट्रक्चर क्या होता है, वो इन डेप्थ हम देखेंगे। उसके बाद डीएनए के स्ट्रक्चर को लेकर बहुत सारे मॉडल्स बाय टाइम प्रेजेंट किए गए। हम उन सारे मॉडल्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे, उनके फ्लॉज देखेंगे, और जो उनमें सबसे परफेक्ट मॉडल है उसको ज्यादा डिटेल में देखेंगे। और एट द एंड हम डीएनए की टाइप्स और डीएनए का आरएनए के साथ कंपैरिजन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का अंत तक देखिएगा ताकि इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलते जाए। साथ साथ जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है वो मैं मेंशन करता जाऊंगा, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले डीएनए है क्या? अगर हम इजी वर्डिंग में करें तो डीएनए, जिसे हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं, न्यूक्लिक एसिड की एक टाइप है। साइंटिस्ट जब रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें न्यूक्लियस के अंदर जो एसिडिक मटेरियल मिला और बाकियों से जरा वो डिफरेंट एक नया केमिकल लगा, उसे उन्होंने न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया। बाद की रिसर्च से पता चला कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, डीएनए और आरएनए। दोनों पे हमारे लेक्चर सेपरेट होंगे, तो यहां पर हम जस्ट डीएनए को डिस्कस करेंगे। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। अगर हम डीएनए की खासियत बयान करना चाहें तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, एक ऐसा मटेरियल जो एक जनरेशन के कैरेक्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर कर सकता है। बायोकेमिकल डेफिनेशन करें तो डीएनए इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिक पॉलीमर। पॉलीमर हम ऐसे बड़े मॉलिक्यूल को कहते हैं जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बार बार जुड़ने से बने। जिस तरह हम कहते हैं कि सेलुलोज हजारों ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनता है, तो डीएनए इज ए ऑर्गेनिक पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए बेशुमार न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से बनता है। और डीएनए की खास बात यह है कि डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ये अपनी कॉपीज खुद बना सकता है, एक डीएनए से नया डीएनए बन सकता है। डीएनए का फंक्शन यह है कि इट सर्व एज प्राइमरी ब्लूप्रिंट फॉर ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। दुनिया के मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है वो डीएनए की फॉर्म में मौजूद होती है और इसी फॉर्म में अगली जनरेशन में ट्रांसफर होती है। अगर हम डीएनए की लोकेशन की बात करें तो डीएनए हर एक सेल में मौजूद है। अब सेल में कहां पर मौजूद है? दो तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, जिस तरह के बैक्टीरिया और आर्किया हैं, तो इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो इनका डीएनए सेल के सेंटर में पड़ा होता है सर्कुलर फॉर्म में। तो ये स्मॉल सर्कुलर क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। यही बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, इसी को गोनोफोर भी कहा जाता है। इसके मुकाबले में अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, जिसमें पौधे हैं, जानवर, फंजाई और प्रोटिस्ट, इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद है। तो इनके पास क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पड़ा है। अब इन दोनों में एक खास फर्क और भी है कि ये डीएनए सिर्फ डीएनए होता है, और ये जो डीएनए होता है प्रोटीन्स के साथ मिलके क्रोमैटिन फॉर्म में या फिर क्रोमोसोम फॉर्म में मौजूद होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए की कुछ अजाफी फॉर्म्स भी हैं, इसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो अजाफी डीएनए होता है उसे प्लाज्मिड्स कहते हैं। ये बैक्टीरिया को बचाता है वायरस के अटैक से। उसके मुकाबले में अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोकैरियोटिक तरस का डीएनए पाया जाता है,
जिसे हम बिल तरतीब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और क्लोरोप्लास्ट डीएनए का नाम देते हैं। तो ये डीएनए की लोकेशन है कि डीएनए तमाम सेल्स में मौजूद है। अब हम डीएनए की हिस्ट्री देखते हैं। डीएनए को सबसे पहले डिस्कवर किया 1869 में फ्रेडरिक मिशर में। फ्रेडरिक मिशर ने इसको डिस्कवर करते ही डीएनए का नाम नहीं दिया, बल्कि उसे वो स्टडी कर रहा था व्हाइट ब्लड सेल्स को। व्हाइट ब्लड सेल्स वो होते हैं जो आपको बीमारियों से बचाते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के जख्मों पर जो बैंडेज लगती है उसमें जमी हुई पस जो पीप होती है, उस पीप में मौजूद होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। तो फ्रेडरिक मिशर इन व्हाइट ब्लड सेल्स को स्टडी कर रहा था। तो स्टडी करते हुए उसने एक सब्सटेंस आइसोलेट की और उस सब्सटेंस को नाम दिया न्यूक्लिन। अब नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसी सब्सटेंस जो कहां से मिली है, न्यूक्लियस से। बाद में इसका नाम इसकी बायोकेमिकल नेचर की बायस न्यूक्लिक एसिड रख दिया गया, बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर, तो इसे न्यूक्लिक एसिड कह दिया गया। अब फ्रेडरिक मिशर की बात करें तो उसे नहीं पता था कि ये क्या चीज है, इसका फंक्शन क्या है, जेनेटिक्स में इसका रोल क्या है, ये कुछ भी पता नहीं था। और अगर आप इस साल पर गौर करें 1869 की, तो उस जमाने में मेंडल ने अभी अपने लाज पेश किए थे। लोगों को विरासत का नया नया पता चल रहा था, इनहेरिटेंस के लाज अभी नए डिस्कवर हुए थे। और दूसरी खास बात ये थी कि वो वेल नोन नहीं थे। वेल नोन वो हुए 1900 के बाद, तो तब तक वो वेल नोन नहीं थे। उसके बाद 1900 के बाद 1930s तक एक हाइपोथेसिस आया जिसे हम कहते हैं टेट्रा न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस। यह हाइपोथेसिस दिया पी ए लेविन ने। पी ए लेविन, जिसे हम फीबस लेविन कहते हैं, फीबस लेविन ने यह देखा कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है यह न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से बनता है, जिसमें शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है और 4 बेसिस है जिन्हें हम कहते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। पीए लेविन का यह कहना था कि डीएनए शायद इन्हीं के बार बार मिलने से बनता है, कि यही बेसिस बार बार रिपीट होते जाती हैं और उससे डीएनए बन जाता है। तो साइंसदानों को ऐसे लगा कि डीएनए शायद कोई बहुत ही सिंपल किस्म का मॉलिक्यूल है, जिसका स्ट्रक्चर भी सिंपल है, फंक्शन भी सिंपल होगा और उसमें कोई ज्यादा वैरायटी नहीं होगी। यह हाइपोथेसिस कहलाया टेट्रा न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस, यानी कि 4 न्यूक्लियोटाइड्स वाला हाइपोथेसिस, क्योंकि 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड थे। उसके बाद डीएनए की नेचर पर काम शुरू हुआ और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के जरिए यह साबित किया गया कि डीएनए ही वो मटेरियल है जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक ट्रांसफर करता है। उसमें जो पहला काबिल जिक्र एक्सपेरिमेंट है वो 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया। फ्रेडरिक ग्रिफिथ स्टडी कर रहा था एक बैक्टीरिया को जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई। यह बैक्टीरिया नमूनिया फैलाता है। इसकी है 2 टाइप्स, एस फॉर्म, आर फॉर्म। जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो जो बैक्टीरिया देखने में स्मूथ नजर आए उन्हें एस फॉर्म कहा गया, ये बीमारी फैलाते थे। दूसरे आर फॉर्म जो रफ नजर आते थे वो बीमारी नहीं फैलाते थे। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ स्टडी करा था इस बैक्टीरिया को। उसने देखा कि जब ये जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया हैं, अगर इनको हीट के जरिए किल करके चूहों में इंजेक्ट करें तो चूहे बच जाते हैं, मरते नहीं है। जो बीमारी ना फैलाने वाले बैक्टीरिया उनको चूहों के अंदर एंटर करें, चूहे फिर भी बच जाते हैं क्योंकि ये बीमारी नहीं फैलाते। लेकिन अगर बीमारी फैलाने वाली यानी कि एस फॉर्म बैक्टीरिया को डायरेक्टली चूहों में डालें तो चूहे मर जाते हैं क्योंकि बीमारी फैलाते हैं। फिर हुआ क्या कि उन्होंने ऐसे किया कि ये जो बीमारी फैलाने वाले मुर्दा बैक्टीरिया थे और बीमारी ना फैलाने वाले जिंदा बैक्टीरिया जो चूहों को नहीं मार सकते थे, उनको मिलाकर एक मिक्सचर बनाया और चूहों में इंजेक्ट किया, चूहे मर गए। जब उन चूहों का ब्लड लेकर स्टडी किया गया तो उसे उसके अंदर लिविंग एस फॉर्म बैक्टीरिया मिले। अब जो मरे हुए थे वो तो जिंदा नहीं हो सकते थे। हुआ यह था कि जो आर फॉर्म थे अब ये मौजूद नहीं थे। इसका मतलब यह हुआ कि रफ फॉर्म बैक्टीरिया कन्वर्ट हो गए स्मूथ फॉर्म बैक्टीरिया में। तो कोई चीज ऐसी थी जो रफ फॉर्म बैक्टीरिया के अंदर गई और उनके कैरेक्टर्स को बदल गई। इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया बदलाव का। इंग्लिश में लिखें तो ट्रांसफॉर्मेशन, उर्दू में इसका मतलब बनता है बदलाव। अब वो बदलाव हो किससे रहा है, इस पर मजीद रिसर्च की जरूरत थी। तो उस पर मजीद एक्सपेरिमेंट्स किए 3 साइंटिस्ट ने, नाम है ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियर्ड और मैकलन मैकार्टी। 1944 में इन्होंने बदलाव का असूल पेश किया, यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये जानना चाह रहे थे कि ऐसी क्या चीज एंटर हुई है लिविंग आर फॉर्म बैक्टीरिया में जिसने उन्हें स्मूथ कॉलोनी में तब्दील कर दिया एस फॉर्म बैक्टीरिया में। 3 बातों पर बहस हो रही थी कि शायद वो चीज प्रोटीन है,
या वो आरएनए है या वो डीएनए है। जब उन्होंने प्रोटीन इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम यूज किए ताकि सारी प्रोटीन खत्म हो जाए। सारी प्रोटीन डिस्ट्रॉय कर दी, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन होती रही। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटीन की मौजूदगी में नहीं होती, उसके बगैर भी हो जाती है। फिर उन्होंने आरएनए को तोड़ने वाले आरएनएज एंजाइम यूज किए, ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी होती रही। इसका मतलब आरएनए भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करवाता। फिर उन्होंने डीएनए को तोड़ने वाले डीएनएज एंजाइम यूज किए, और इन एंजाइम्स के जरिए जब डीएनए को डिस्ट्रॉय किया, ट्रांसफॉर्मेशन रुक गई। तो साबित हो गया कि डीएनए वो मटेरियल है जो बदलाव ला रहा है। डीएनए वो मटेरियल है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी तक लेके जा रहा है। तो डीएनए का रोल एज ए जेनेटिक मटेरियल साबित हो गया। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने इस पर एतराजात किए, उनमें अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज भी शामिल थे। तो इनका एक एक्सपेरिमेंट फेमस है 1952 में। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरियोफेजिस पर। बैक्टीरियोफेजिस क्या है? वायरसेस हैं। वायरस के बारे में आप जानते हैं कि बैक्टीरियोफेजिस के पास एक बाहर कैप्सिड होता है, और उस कैप्सिड के अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। अब वो जानना चाह रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, क्या ये प्रोटीन कोड जेनेटिक मटेरियल है या अंदर मौजूद आरएनए या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो उसके लिए उन्होंने कोड की कोटिंग कर दी सल्फर से, रेडियो एक्टिव सल्फर यूज किया, और इसकी कोटिंग कर दी रेडियो एक्टिव फास्फोरस से। जब उन्होंने देखा कि एक बैक्टीरियल कॉलोनी से दूसरी बैक्टीरियल कॉलोनी तक जो मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है वो अपने साथ फास्फोरस लेकर जा रहा है, तो तब यह बात भी साबित होगी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर ही मौजूद है, डीएनए या आरएनए के अंदर मौजूद है। अब ये एक्सपेरिमेंट आप ज्यादा डिटेल में देखेंगे तो आप इसको बेहतर समझ सकेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट था अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज का। ये मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आपको एक ऑफिसर पर शक है कि शायद वो करप्शन करता है, तो आप क्या करेंगे कि आप उसे पकड़ेंगे। वो कह देगा कि ये नोट तो मैं घर से लेकर आया हूं, ये तो मैंने करप्शन में लिए नहीं। उसको पकड़ने का तरीका यह है कि आप किसी नोट पर निशान लगाकर वो उसे देंगे, ताकि वो जब पकड़ा जाए आप निशानी बताकर या नोटों का नंबर बताकर उसे पकड़ सकें। वायरसेस क्या करते हैं? बैक्टीरिया की एक कॉलोनी पर हमला किया, तबाह की, अगली कॉलोनी पर चले गए, वो तबाह की, अगली कॉलोनी पर चले गए। और सेम वायरसेस नहीं जाते, सेम वायरस नए वायरस बनाते हैं, वो आगे जाते हैं। तो नए वायरस जो बने हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल जाएगा। तो जेनेटिक मटेरियल अगर प्रोटीन में है तो अपने साथ सल्फर ले जाएगा, और अगर जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए में है तो अपने साथ फास्फोरस ले जाएगा। तो अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज के एक्सपेरिमेंट में फास्फोरस अगले वायरसेस में जा रहा था। तो ये साबित हो गया कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए के अंदर मौजूद है। इसके बाद डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने पर काम शुरू हुआ। अब डीएनए की अहमियत पता चल गई। बेशुमार रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज जो थी वो डीएनए के स्ट्रक्चर पे काम करने लग गई। उनमें काबिल जिक्र काम है एरविन चेरगफ का। एरविन चेरगफ ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए ये साबित किया कि डीएनए के अंदर एडेनिन और थायमिन हमेशा बराबर होते हैं, और गुआनिन और साइटोसिन हमेशा बराबर होते हैं। कि जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन होगा, और जितना गुआनिन होगा उतना ही साइटोसिन। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि डीएनए में जितना एडेनिन और गुआनिन होगा, डीएनए के अंदर उतना ही थायमिन और साइटोसिन होगा। या फिर इसे हम दूसरे अल्फाज में भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है जो कंप्लीमेंट्री बेसिस होती है वो बराबर होती है। खैर ये बात की बात है, तो ये बाद में पता चली थी। तो एरविन चेरगफ के एक्सपेरिमेंट से ये चीज पता चली कि एडेनिन और थायमिन अगर बराबर हैं, इसका मतलब ये कि आपस में बॉन्ड करते हैं, और गुआनिन और साइटोसिन अगर बराबर है तो ये आपस में बॉन्ड करते हैं। इसके बाद रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्कन्स, इनका ताल्लुक किंग्स कॉलेज लंदन से था। ये काम कर रहे थे डीएनए के स्ट्रक्चर पर। तो मॉरिस विल्कन वाज फेमस फॉर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ये इस टेक्निक का एक्सपर्ट था। और इसकी जो आप रिसर्च असिस्टेंट कह लें या एसोसिएट कह लें, रोजालिंड फ्रैंकलिन, वो भी इनके साथ मिलकर काम कर रही थी। तो 1952 में रोजालिंड फ्रैंकलिन और उसकी ग्रेजुएट स्टूडेंट रेमंड गॉसलिंग, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए डीएनए का एक्सरे किया। उस टेक्निक को हम एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक कहते हैं, लेकिन आप नाम से कंफ्यूज मत हो। इन्होंने डीएनए का एक्सरे किया जिस तरह आप लोगों का एक्सरे होता है। तो डीएनए का जब एक्सरे किया तो पता चला कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिकल है। तो मतलब आप एक चीज को देख तो सकते हैं ना, जब आप उसका एक्सरे करते हैं आपको उसकी शेप दिखाई देने लगती है। तो इन्होंने डीएनए की शेप आइडेंटिफाई की।
इस काम को इंटरप्रेट किया फ्रैंकलिन ने और बाद में वॉटसन ने। इन्होंने कहा कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसमें जो डार्क बैंड्स होते हैं, प्रोमिनेंट डार्क बैंड्स, वो टॉप और बॉटम पर मौजूद होते हैं, जिससे पता चलता है कि यहां से वो टर्न ले रहे हैं। तो अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो एक स्ट्रैंड अगर आप ऐसे बनाते हो तो दूसरा आप उसके पैरेलल बनाओगे, तो जहां पर भी टर्न आता है वहां पर डार्क बैंड जो है वो दिखाई देते हैं। तो पता चला कि जो डीएनए है इसके अंदर प्रॉपरली रिपीट होता है एक टर्न से लेकर उससे अगले टर्न तक 3.4 ये एंगस्ट्रम हम कह लें जो डिस्टेंस होता है ओवरऑल, हम इसे 3.4 नैनोमीटर हम कहेंगे या 3.4 एंगस्ट्रम हम इसे कहेंगे। अच्छा, इसके बाद मजीद काम होता रहा, डीएनए का डायमीटर पता चला। अब डीएनए का जो डायमीटर होता है वो किस तरीके से होता है, ये अभी हम बात कर रहे थे कि डीएनए का जो एक पूरा टर्न है यहां से यहां तक वो 34 एंगस्ट्रम बनता है, जो होता है 34 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। इसको अगर आप नैनोमीटर में लिखेंगे तो लिखेंगे 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9, तो ये 3.4 नैनोमीटर बनता है एक पूरे टर्न का जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक। लेकिन अगर हम डीएनए का डायमीटर देखें तो ये डायमीटर है 2 नैनोमीटर, और ये भी इन्होंने शुरू के एक्सपेरिमेंट से साबित कर दिया। फ्रैंकलिन डिडंट नो, फ्रैंकलिन को नहीं पता था बेस पेयरिंग रूल्स का, लेकिन उसने बेसिक स्ट्रक्चर उसका बता दिया। उसके बाद लाइनस पॉलिंग ने एक अपना आइडिया दिया, वो ट्रिपल हेलिक्स का है, लेकिन इसमें बहुत सारे फ्लॉज थे, तो ये वाला जो मॉडल था रिजेक्ट हो गया। लेकिन आप एमसीक्यूज के लिए ये चीज याद कर सकते हो कि 1953 में लाइनस पॉलिंग ने डीएनए का जो मॉडल दिया उसे ट्रिपल हेलिक्स मॉडल कहते हैं, लेकिन इसने भी किरदार अदा किया। इनके पास एक्सरे डाटा उतना अच्छा नहीं था, तो इस वजह से इनके काम में काफी सारे प्रॉब्लम्स थे। इसके बाद 1953 में मशहूर जमाना मॉडल आता है डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, जिसे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए भी कहते हैं। यह मॉडल दिया जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। जेम्स वॉटसन ही वाज अ बायोलॉजिस्ट, जो फ्रांसिस क्रिक है ही वाज अ फिजिस्ट। तो ये काम कर रहे थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर, कैवेंडिश लैब के अंदर। तो अपने काम के लिए इन्होंने मॉडल बिल्डिंग यानी कि फिजिकल मॉडल्स ऑफ एटम यूज किए, ताकि वो चीजों को समझना या इंटरप्रेट करना आसान रहे। यानी कि जिस तरह आप मॉडल्स नहीं बनाते लैब के अंदर बना बना के रखते हैं, ये कुछ वैसे था। इन्होंने पुराना सारा डाटा यूज किया, चेरगफ का डाटा के एडेनिन और थायमिन बराबर होंगे, गुआनिन और साइटोसिन बराबर होंगे। फिर इन्होंने फ्रैंकलिन का एक्सरे जो डाटा था वो इन्होंने यूज किया, जिसमें हेलिकल स्ट्रक्चर, डायामीटर, डायमेंशन, ये सारी चीजें मौजूद थी। फिर पॉलिंग ने जो प्रिंसिपल दिए थे केमिकल बॉन्डिंग के वो यूज किए। तो ये सारा डाटा यूज करने के बाद इनकी जिंदगी में आया यूरिका मोमेंट। यूरिका मोमेंट यानी कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि मैं जान गया हूं किसी चीज को। तो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने यह चीज जान ली कि यहां पर जो बेसिस की अरेंजमेंट है ये बहुत टिपिकल है, कि जो डीएनए की शेप होती है या डीएनए का डायमीटर वो चेंज नहीं होता। तो इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि असल में डीएनए दो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स के मिलने से बनता है। ऐसे स्ट्रैंड जो साथ साथ चलते हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो उन्हें हम बोलेंगे एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स। उनकी आगे डिटेल्स हम देख लेते हैं। तो इन्होंने अपना काम पब्लिश करवाया। इनके पेपर का नाम था अ स्ट्रक्चर फॉर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये नेचर नाम के जर्नल में पब्लिश हुआ, बहुत फेमस जर्नल है नेचर, और इसमें पब्लिश हुआ 25 अप्रैल 1953 को। इस सारे मॉडल को आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। 1962 में नोबेल प्राइज मिला है इनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन पर। यह नोबेल प्राइज शेयर किया मॉरिस विल्किंस ने, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। रोजालिंड फ्रैंकलिन का बहुत काम था लेकिन उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला क्योंकि उसकी कैंसर से डेथ हो गई थी 1958 में। तो नोबेल प्राइज का एक रूल था कि किसी के मरने के बाद नोबेल प्राइज उसको नहीं दिया जाता, तो उसको नहीं मिला। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हिस्ट्री मुकम्मल होती है। अब हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की, कि बेसिकली डीएनए की केमिकल कंपोजिशन है क्या। आज के दौर में जब हमारे पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मौजूद है तो हम डीएनए को कैसे स्टडी करते हैं। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से बनता है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या चीज है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड बेसिकली एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो तीन कंपोनेंट्स के मिलने से बनता है। ये तीन कंपोनेंट्स हैं फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। होता यह है कि एक 5 कार्बन वाली शुगर है,
5 कार्बन वाली शुगर को हम पेंटोज शुगर कहते हैं। उसकी कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है और डीएनए के पास 4 ऑप्शन है नाइट्रोजनस बेसिस में, एडिनिन, गुआनिन, ये बड़ी बड़ी बेसिस हैं दोनों, प्यूरिन्स हम इन्हें कहते हैं। और साइटोसिन और थायमिन ये छोटी छोटी बेसिस है, इन्हें पिरिमिडिन कहते हैं। सिंगल रिंग वाली है या डबल रिंग वाली। तो न्यूक्लियोटाइड में होता है क्या है कि राइबोस डीऑक्सी राइबोस शुगर की कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजनस बेस अटैच है और कार्बन नंबर 5, ये 1 2 3 4, यहां पर कार्बन नंबर 5 है, कार्बन नंबर 5 पर फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों के मिलने से बनता है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप तो सेम ही है, इसमें कोई इतनी वैरायटी नहीं होती। तो एक फास्फोरस एटम के पास 4 ऑक्सीजन एटम है, ये डेरिवेटिव है फास्फोरिक एसिड का, फास्फेट ग्रुप। जो पेंटोज शुगर है वो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है। एक होती है राइबोज शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर, अगर उसकी एक ऑक्सीजन कम हो तो उसे हम डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। अगर उसकी 2 ऑक्सीजन कम हो उसे डाई डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। तो ये डीऑक्सीराइबोज है जिसकी एक जो ऑक्सीजन है वो कम होगी, और कहां से कम होगी, कार्बन नंबर 2 से। ये है कार्बन नंबर 2, तो यहां से ये ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी, ये यहां पर एब्सेंट होगी। तो ये हमारे पास होगी पेंटोज शुगर। नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो 4 तरह की हैं। डबल रिंग वालों को प्यूरिन कहते हैं, उसमें एडिनिन और ग्वानिन आती है। सिंगल रिंग वालों को पिरिमिडिन कहते हैं, इसमें साइटोसिन और थायमिन आती है। इनके स्ट्रक्चर्स अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। तो अमूमन लोग इसे ये सोचकर छोड़ देते हैं कि शायद ये याद ना होने वाली चीज है, ये हो जाते हैं याद। तो ये एडिनिन और ग्वानिन को देखें, डबल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल जो है ये आपके पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इनमें से जो थायमिन और यूरासिल है, इसमें अगर आप फर्क ढूंढें तो आपको फर्क दिखाई देगा इस चीज का। और अगर आप साइटोसिन में और यूरासिल में फर्क ढूंढें तो यहां पर अमाइनो ग्रुप है जो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर रहा है, बाकी जो है ये सेम ही होते हैं। एडिनिन और ग्वानिन में अगर आप फर्क ढूंढें तो एक तो अमाइनो ग्रुप की लोकेशन का दोनों में फर्क है, फिर यहां पर ग्वानिन के पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है जो जरा एक अलग चीज बन जाती है। तो ये होगी हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस। अब होता क्या है कि ये जुड़ती आपस में कैसे है। सबसे पहले एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कैसे जुड़ेगा। अगर हमें यह समझ में आता है कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ेगा तो हमें डीएनए का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। तो आप इस स्लाइड से ऊपर देखें, ये शुगर है, कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजनस बेस मौजूद है, कार्बन नंबर 5 पर फास्फेट ग्रुप मौजूद है। ये आपके पास एक दूसरी नाइट्रोजनस बेस है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है शुगर, नाइट्रोजनस बेस, कार्बन नंबर 5 पर ये फास्फेट ग्रुप है। अब ये फास्फेट ग्रुप बॉन्ड करता है ऊपर, ये यहां पर ये असल में ऑक्सीजन डायरेक्टली इधर जुड़ रही है, ये दरमियान में फास्फेट ग्रुप नहीं आना चाहिए, ये ऑक्सीजन डायरेक्टली इधर जुड़ रही है, तो ये बॉन्ड बन रहा है फास्फो डाईस्टर बॉन्ड। डाईस्टर बॉन्ड कैसे होता है कि ऊपर ये आर ग्रुप है, आर ग्रुप की ऑक्सीजन नीचे आती है, फास्फेट ग्रुप के साथ जुड़ रही है, और फास्फेट ग्रुप नीचे फिर एक आर ग्रुप के साथ जुड़ रहा है, तो ये बॉन्ड ईस्टर बॉन्ड कहलाता है। ये बॉन्ड भी ईस्टर बॉन्ड कहलाता है और दरमियान में फास्फेट ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं फास्फोडाईस्टर बॉन्ड। तो फास्फोडाईस्टर बॉन्ड क्या होता है, ऐसा बॉन्ड जो जोड़ देता है एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ। तो इस डायग्राम में मिस्टेक कहां पर है, ये फास्फेट ग्रुप उन्होंने रिपीट करके बना दिया, तो ये इतना सा स्ट्रक्चर नहीं बनना। इसको अगर आप इग्नोर कर दें तो बाकी ये जो है यहां तक ये ऑक्सीजन इस फास्फेट ग्रुप के साथ जुड़ रही है, तो एक ईस्टर बॉन्ड ये बन रहा है, एक ईस्टर बॉन्ड ये बन रहा है, और दरमियान में फास्फेट ग्रुप है, इसको फास्फोडाईस्टर बॉन्ड कहते हैं। पहले न्यूक्लियोटाइड की कार्बन नंबर 5 फास्फेट ग्रुप से जुड़ी है, दूसरे की कार्बन नंबर 3, फिर इसका ये 5 एंड है, ये 3 एंड है। तो हम कह सकते हैं कि डीएनए की जो डायरेक्शन होती है वो 5 एंड से 3 एंड की तरफ होती है और ऐसी चलती जाती है। मैं आपके आसानी के लिए एक स्ट्रक्चर इधर बना देता हूं और ये आसान वाला बनाते हैं। हम कहते हैं कि ये हमारे पास शुगर है, इसके कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजनस बेस अटैच है, और ये जो कार्बन नंबर 5 है इस पर हम कह देते हैं कि फास्फेट ग्रुप अटैच है। इसी तरह यहां पर एक दूसरी शुगर है जिसकी कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजनस बेस अटैच है और कार्बन नंबर 5 पर फास्फेट ग्रुप अटैच है। अब अगर इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाना है तो वो कैसे बनेगा कि पहले की कार्बन नंबर 3 1 2 3,
दूसरे की कार्बन नंबर 5 के साथ बॉन्ड करेगी, दरमियान में आ जाएगा फास्फेट ग्रुप, तो इसको हम कहते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अगर आगे इसने बॉन्ड बनाना है तो इसकी कार्बन नंबर 3 नीचे किसी न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 के साथ जुड़ेगी। ये फास्फोडाइस्टर लिंकेज ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो ये वाला जो मॉडल है ये बताता है कि कैसे फास्फोडाइस्टर लिंकेजेस बनते हैं। तो क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं? नंबर 1, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके दरमियान बनता है? पहले न्यूक्लियोटाइड की कार्बन नंबर 3 और दूसरे न्यूक्लियोटाइड की कार्बन नंबर 5 के दरमियान फास्फोडाइस्टर लिंकेज बनता है। इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? इसमें पहले न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे की कार्बन नंबर 5 का फास्फेट ग्रुप, ये बॉन्ड करते हैं। इसमें रिलीज क्या होता है? इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो ये एक तरह से डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी है। अब डीएनए का एक बड़ा मॉलिक्यूल तैयार हो गया जिसमें लाखों करोड़ों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं। तो जो सबसे टॉप पर न्यूक्लियोटाइड होगा उसका फास्फेट ग्रुप इजी है और किसी के साथ भी बॉन्ड कर सकता है, और जो सबसे आखिरी न्यूक्लियोटाइड होगा उसकी कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल रहेगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो इस तरह 5 to 3 लिंकेज में ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते चले जाएंगे। ये है डीएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये होता है कि जब आपके पास दो स्ट्रैंड बन गए, एक स्ट्रैंड बन गया इसी तरह 5 3, फिर वो आगे 5 से जुड़ गई, वो 3, इसी तरह जुड़ते चले गए, तो इसी जैसा एक दूसरा स्ट्रैंड थोड़ा सा ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, उसका 5 एंड फिर 3, फिर 5 एंड फिर 3, ये इस तरह चलते जाएंगे। ये दो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड आमने सामने आ जाएंगे। अगर एक स्ट्रैंड ऐसे चल रहा है तो दूसरा स्ट्रैंड ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे चलेगा, और ये इनके दरमियान जो बेसिस होंगी वो दरमियान में आ जाएंगी, जो शुगर और फास्फेट ग्रुप होंगे वो बाहर रह जाएंगे। तो हम कहेंगे कि डीएनए की बैकबोन किससे बनी है? शुगर और फास्फेट ग्रुप से। डीएनए का सेंटर या लेडर मटेरियल, सीडी वाला मटेरियल किससे बना है? नाइट्रोजनस बेसिस से बना है। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारी डायमेंशंस हैं जो याद करने वाली हैं। एक तो जो पूरा एक टर्न बनता है एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक, ये पूरा जो टर्न है ये 3.4 नैनोमीटर का है, और अगर एंगस्ट्रम में लिखना चाहेंगे तो 34 एंगस्ट्रम लिखेंगे। इनके अंदर ऑलमोस्ट 10 बेस पेयर्स आते हैं, तो एक बेस पेयर का दूसरे बेस पेयर के साथ जो डिस्टेंस होगा वो होगा 3.4 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 0.34 नैनोमीटर एक बेस पेयर का दूसरे बेस पेयर के साथ जो डिस्टेंस होता है। फिर डीएनए के स्ट्रक्चर में मेजर और माइनर ग्रूव बनते हैं। ग्रूव कहते हैं बल को, टर्न को। तो ये टर्न बनते हैं, कुछ टर्न इस तरह बड़े बड़े होते हैं, उसके सामने छोटा टर्न, फिर इधर बड़ा टर्न तो इसके सामने छोटा। अब मैं आपकी आसानी के लिए इधर बनाता हूं तो ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये इस तरीके से बन गया। अब ये बड़ा टर्न है और ये वाले हमारे पास छोटे टर्न्स हैं। छोटे टर्न्स को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं। बड़े टर्न को मेजर ग्रूव कहते हैं, छोटे टर्न को माइनर ग्रूव कहते हैं। तो एक मेजर ग्रूव से अगले मेजर ग्रूव तक का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है एक कंप्लीट टर्न। तो ये हमारे पास यहां से यहां तक एक पूरा टर्न आता है। अब यहां से यहां तक नहीं कहेंगे, यहां से यहां तक 10 बेस पेयर्स दरमियान में आ जाते हैं। ये दो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड चलते हैं। इसका जो पूरा डायमीटर बनता है वो बनता है 2 नैनोमीटर। डायरेक्शन 5 to 3 प्राइम एक ही है, तो दूसरे की ऑपोजिट 5 to 3 प्राइम होगी। तो डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या बताता है कि ये दो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं। इनमें जो बेस पेयरिंग होती है वो एरविन चेरगफ की रिसर्च के मुताबिक होती है कि एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और एक टर्न के अंदर 10 या ऑलमोस्ट 10.5 बेस पेयर्स आते हैं, और ये उसका मेजर आप कॉन्सेप्ट कह लें। इसके बाद है डीएनए के अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स के। क्या डीएनए के स्ट्रक्चर हमेशा सेम होते हैं? नहीं, हमेशा सेम नहीं होते। डीएनए का स्ट्रक्चर ए डीएनए, जी डीएनए, बी डीएनए। बी डीएनए तो सबसे फेमस है जो आप लोग पढ़ते भी हो और वो ज्यादा अडॉप्टेड डीएनए है। उसके अलावा ए डीएनए है, ये राइट हैंडेड हेलिक्स बनाता है, जबकि जी डीएनए जो है वो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स बनाता है। तो अगर हम इनमें फर्क करना चाहें ए फॉर्म, बी फॉर्म और जी फॉर्म में, तो ये आपके लिए आगे हमने शो किए हुए, ये आगे। तो ये ए फॉर्म डीएनए है जो टर्न बना रहा है, राइट टर्न बना रहा है। ये आपके पास बी फॉर्म, जी फॉर्म है, ये लेफ्ट टर्न बनाते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर में काफी फर्क है जो हम देख सकते हैं।
और इनकी जो प्रेजेंस होती है वो भी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल बी डीएनए तो वो नॉर्मल, वो आम डीएनए जो आपकी बॉडी में पाया जाता है, उसके मुकाबले में जो ए डीएनए होता है ये तब बनता है जब डिहाइड्रेशन आपके अंदर चल रही हो। तो स्पेशली पौधे जब स्पोर्स बनाते हैं तो उनमें डिहाइड्रेशन की वजह से ए डीएनए होता है। जी डीएनए जो होता है ये फुली अंडरस्टूड, अब इसका फंक्शन नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि शायद इसका रोल जीन रेगुलेशन में या जीनोम स्टेबिलिटी में। एक ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो तब बनता है जब प्यूरिन्स बार बार रिपीट होना शुरू हो जाए या पिरिमिडीन बार बार रिपीट होना शुरू हो जाए। इसी तरह क्वाड्रेप्लिक्स डीएनए 4 टर्न्स वाला डीएनए, 4 स्ट्रैंड्स वाला डीएनए बनता है। ये तब बनता है अगर डीएनए के किसी हिस्से में ग्वानिन बार बार रिपीट होती चली जाए, तो क्वाड्रेप्लेक्स डीएनए या जी क्वाड्रेप्लेक्स भी हम इसे कहते हैं। ये मोस्टली क्रोमोसोम्स की जो टेल्स होती हैं जिन्हें टीलोमियर्स कहते हैं, मोस्टली ये वहां पर होता है। तो ये डीएनए के स्ट्रक्चर के दो लेवल हो गए। प्राइमरी लेवल जिसमें आपने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बारे में सीखा, सेकेंडरी लेवल जिसमें आपने डबल हेलिकल मॉडल देखा। अब है टर्शियरी स्ट्रक्चर कि डीएनए क्या हमेशा बस डीएनए ही रहता है या किसी के साथ पार्टनरशिप भी करता है। तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाता है। ये न्यूक्लियोसोम आपस में कॉइल होकर लूप्स बनाते हैं, सुपर लूप्स बनाते हैं, कंडेंस होते हुए क्रोमोसोम क्रोमैटिन बनाते हैं, फिर क्रोमोसोम बनाते हैं। तो आम डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ मिलता है तो न्यूक्लियोसोम्स बनाता है। इसमें क्या होता है कि 147 बेस पेयर जो होते हैं डीएनए के, वो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलते हैं। होता क्या है कि हिस्टोन प्रोटीन के 4 तरह के मॉलिक्यूल आते हैं, H2A, H2B, H3, H4, सबकी तादाद होती है 2-2, तो कुल 8 हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल बनते हैं। इनके गिर डीएनए कॉइल करके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास 8 अदद यहां पर ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं और डीएनए आता है और डीएनए इसके गिर्द आके कॉइल कर लेता है। तो ये एक न्यूक्लियोसोम इस तरह तैयार हो जाता है। तो ये एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये काफी सारे न्यूक्लियोसोम्स बने हुए हैं। तो ये न्यूक्लियोसोम जो है अब ये थिक होंगे। डीएनए जस्ट 2 नैनोमीटर का था, ये 5 गुना ज्यादा थिक है, ये 10 नैनोमीटर के हैं। इसमें एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ जोड़ने की जिम्मेदारी H1 हिस्टोन प्रोटीन लेती है। आप जहां पे देखें H2 की 2 किस्में, H3 और H4 की एक किस्म है, तो 4 किस्मों की हिस्टोन प्रोटीन्स न्यूक्लियोसोम के अंदर हैं, लेकिन एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ लिंक करने की जिम्मेदारी H1 प्रोटीन की है। H1 हिस्टोन प्रोटीन, तो हम H1 हिस्टोन प्रोटीन को लिंकर प्रोटीन भी कहते हैं। इसके बाद ये न्यूक्लियोसोम आपस में कॉइल होकर एक सोलिनॉइड बनाते हैं जिसका डायमीटर 30 नैनोमीटर है। वो आपस में कॉइल होकर लूप डोमेन्स बनाते हैं। लूप डोमेन्स क्रोमैटिन, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनते हैं। जब इसको ज्यादा आप डिटेल में देखेंगे तो क्रोमैटिन भी 2 तरह का मिलेगा, कम कंडेंस होगा, ज्यादा कंडेंस होगा। जो कम कंडेंस होगा उसे यूक्रोमैटिन कहते हैं। डीएनए से जो आरएनए बनता है वो उसी पार्ट से बनता है। आपने अक्सर सुना होगा कि इंसान ने अपने दिमाग का भी 3% इस्तेमाल किया है, वो 3% असल में यही यूक्रोमैटिन है। 97% जो हमारा डीएनए वो हेटेरोक्रोमैटिन की फॉर्म में, हाईली कंडेंस्ड डीएनए, जो कि अभी तक हम यूज आप कह सकते हैं कि रेगुलेटरी लेवल पर तो करते हैं कि हमारी बॉडी इसको जीन रेगुलेशन के लिए यूज करती है, लेकिन इनकी एज इट सेल्फ क्या प्रोडक्ट्स बनती हैं उस पर रिसर्च हो रही है। डीएनए का फंक्शन बनता क्या है, इतना सारा पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आता है? डीएनए का फंक्शन ये बनता है कि आपकी बॉडी की हर इंफॉर्मेशन इसके पास हो। आपका रंग कैसा होगा, कद काट कैसा होगा, ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, आपकी बॉडी में कितने सेल्स बनेंगे, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, आपकी बॉडी में लाखों तरह के एंजाइम्स हैं, कौन सा एंजाइम बनेगा, कितना बनेगा, कब बनेगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा। आपकी बॉडी में अगर करोड़ों फंक्शंस हैं तो करोड़ों फंक्शंस का कोड क्या है? वो कोड है डीएनए। तो डीएनए क्या करता है? डीएनए बनाता है आरएनए। आरएनए से क्या बनता है? आरएनए से बनती है प्रोटीन। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। इसका एक और नाम भी है, वो नाम है जीन एक्सप्रेशन। इसमें 2 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जब डीएनए से आरएनए बन रहा होता है, और फिर आरएनए से जब प्रोटीन बनती है उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब होता यह है कि डीएनए आपकी लाइफ का स्क्रिप्ट है, तो उससे जो चीज बनती है उसको हम ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, यानी कि बदला हुआ स्क्रिप्ट, इसलिए उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आगे आरएनए से प्रोटीन बन रही है, लैंग्वेज ही बदल गई। डीएनए से आरएनए तक आते हुए लैंग्वेज नहीं बदली, अल्फाज आगे पीछे हुए, लैंग्वेज नहीं बदली। न्यूक्लियोटाइड थे, न्यूक्लियोटाइड ही रहे, लेकिन यहां पर न्यूक्लियोटाइड की बजाय अमाइनो एसिड जमा होकर प्रोटीन बना रहे हैं, लैंग्वेज बदल रही है, इसलिए टर्म यूज की गई ट्रांसलेशन की।
तो डीएनए का फंक्शन क्या है? डीएनए का फंक्शन है जीन एक्सप्रेशन। आपकी हर एक जीन क्या बनाएगी, क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी, वो डीएनए डिसाइड करता है। तो डीएनए एक्चुअली मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में बिखरा हुआ है, मुख्तलिफ उसके पार्ट्स हैं, हर पार्ट को एक जीन कहते हैं। हर जीन किसी ना किसी काम को देख रही है, तो उसके लिए डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, और ये काम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के जरिए होता है। क्या डीएनए से रेलेवेंट कोई मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज हैं? एक तो टेक्नोलॉजी सामने आई है पीसीआर की। आप मुख्तलिफ डिजीजेस की फॉर्म में ये टेस्ट करवाने जाते हैं, पीसीआर टेस्ट। पीसीआर टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें एक डीएनए से आप लाखों करोड़ों कॉपीज कम वक्त में बनवा सकते हैं। तो इसका बहुत ज्यादा रोल है बायोटेक्नोलॉजी में। फिर डीएनए की सीक्वेंसिंग की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। मतलब आगाज हुआ था जब तो बहुत स्लो प्रोसेसेस थे, फिर उसके बाद सेंगर मेथड आया, और अब हमारे पास जो मॉडर्न डे में लेटेस्ट नेक्स्ट जनरेशन या थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग आई है, वो बहुत एडवांस्ड है। इसके अलावा डीएनए को अब रिकंबाइन कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। और एक है क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी। इसके जरिए हम डीएनए को कहीं पर भी ब्रेक करके उसके अंदर कोई चीज डाल सकते हैं, किसी एबनॉर्मल सीक्वेंस को निकाल सकते हैं, जो एक मॉडर्न डे एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसे हम क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब हम देखते हैं डीएनए और आरएनए में फर्क। तो बुनियादी सा फर्क यह है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबो शुगर है, आरएनए में राइबोज शुगर है, यानी कि ऐसी शुगर जिसमें कोई ऑक्सीजन कम नहीं है। इसमें एक ऑक्सीजन कम है, और वो ऑक्सीजन है कार्बन नंबर 2 से मिसिंग होती है, तो OH की बजाय सिर्फ H पड़ा होता है। डीएनए मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सम टाइम डबल स्ट्रैंडेड हो भी जाता है। डीएनए की बेसिस है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। आरएनए की है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। डीएनए का काम है इंफॉर्मेशन स्टोर करना, आरएनए का काम उस इंफॉर्मेशन को लेकर जाना, ट्रांसफर करना, फिर उसको कोडिंग के प्रोसेस से निकाल के प्रोडक्ट बनवा देना। डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है, आरएनए कम स्टेबल होता है। डीएनए की लोकेशन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है। आरएनए न्यूक्लियस में भी है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी, क्लोरोप्लास्ट में भी, साइटोप्लाज्म में भी, राइबोसोम में भी। डीएनए की लेंथ मिलियंस टू बिलियंस बेस पेयर्स, आरएनए कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। मतलब कुछ आरएनए बड़े भी हैं, 1 लाख बेस पेयर से ज्यादा भी हैं, लेकिन वो कम भी हैं। डीएनए के अंदर एडेनिन और थायमिन हमेशा बराबर होते हैं, गुआनिन और साइटोसिन हमेशा बराबर होते हैं। आरएनए चूंकि डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, तो इस तरह का रिलेशनशिप भी अमूमी तौर पर नहीं होता। तो हमने डिटेल में देख लिया डीएनए क्या है, उसकी हिस्ट्री, उसका स्ट्रक्चर, उसके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के लेवल्स, फिर आरएनए के साथ उसका हमने कंपैरिजन भी कर लिया। उम्मीद है इससे आपको काफी सारी चीजें समझने को मिली होंगी। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।